प्रकृति में कई ऐसी घटनाएं हैं जो काफ़ी तेज घटित होती हैं, जिसके कारण इन्हें किसी आम कैमरे से कैप्चर कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। हमिंग बर्ड को ही लें, ये अपने पंखों को एक सेकंड में लगभग 80 बार फड़फड़ाती है, जिसके कारण हम अपनी नंगी आंखों से उड़ती हुई हमिंग बर्ड के पंखों को साफ साफ नहीं देख सकते। किसी कैमरे से उड़ते हुए हमिंग बर्ड की क्लियर इमेज कैप्चर करना तभी संभव है जब कैमरे का शटर एक सेकंड के हज़ारवें हिस्से में ही ओपन होकर बंद हो जाए, यानी कि एक सेकंड के हज़ारवें हिस्से से ज़्यादा की लाइट कैमरे के अंदर नहीं आनी चाहिए। इसी तरह किसी बंदूक से निकली गोली के इमेज को कैप्चर करने के लिए समय के एक सेकंड के 10 लाखवें भाग में बनने वाले लाइट के छोटे से टुकड़े या पल्स की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हमें मॉलिक्यूल्स और एटम में होने वाले परिवर्तन या फिर इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति में होने वाले चेंजेस को रिकॉर्ड करना हो तो उसके लिए हमें लाइट की उतनी ही छोटी पल्स चाहिए जितना खुद एटम का साइज़। एटम का साइज़ 1 सेंटीमीटर के 10 करोड़वें हिस्से के बराबर होता है और लाइट की स्पीड 30 अरब सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। ऐसे में स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का सिंपल फार्मूला हमें बताता है कि एटम के साइज़ जितनी छोटी लाइट पल्स बनाने के लिए लाइट को एक सेकंड के अरबवें भाग के भी अरबवें हिस्से में फ्लैश कराना होगा। समय के इतने छोटे हिस्से को हम एटोसेकंड कहते हैं। इसलिए इस समय में बनने वाले लाइट पल्स को एटोसेकंड लाइट पल्स कहा जाता है। एटोसेकंड लाइट पल्स बनाना एक नामुमकिन सा काम है, जिसे मुमकिन बनाया स्वीडन की एने लेहुलियर, यूएसए के पिएरे अगस्तोनी और जर्मनी के फेरेंक क्राउज ने, और इसलिए हाल ही में द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने इन्हें फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार भी दिया। लाइट के एटोसेकंड पल्स और इसकी अहमियत को समझने के लिए हमें दो चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। पहला, प्रकाश के वेव नेचर के बारे में, और दूसरा एटम की संरचना के बारे में। प्रकाश की प्रकृति को लेकर वैज्ञानिकों में काफ़ी मतभेद रहे हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि लाइट एक वेव या तरंग की तरह है, जबकि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि लाइट पार्टिकल्स या कणों से मिलकर बनी है। प्रकाश क्या है, ये हमारे किसी और वीडियो का टॉपिक रहेगा, लेकिन अभी के लिए हम ये कह सकते हैं कि एटोसेकंड लाइट पल्स बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने प्रकाश की वेव प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है। आपने पानी की सतह पर उठती हुई तरंगों को देखा ही होगा। इन तरंगों में पानी सतह से ठीक ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता है, जबकि तरंगें पानी में आगे की तरफ बढ़ती रहती हैं। इन वेव्स द्वारा उतार चढ़ाव के एक कंप्लीट साइकिल में चली गई दूरी को वेवलेंथ कहते हैं, और सतह से पीक तक की मैक्सिमम दूरी को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। इसी तरह लाइट वेव्स या प्रकाशीय तरंगों में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से लंबवत या परपेंडिकुलर रहते हुए कंपन करते हैं, और प्रकाश अपनी गति से आगे की तरफ बढ़ता रहता है। जिस तरह पानी की सतह पर उठी लहरों की ऊंचाई और गहराई ज़्यादा या कम होती रहती है, उसी तरह प्रकाश तरंगों में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बदलता रहता है, और एम्पलीट्यूड पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ एक बात और ध्यान देने लायक है कि तरंग पूरी तभी मानी जाती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में उतार चढ़ाव का एक साइकिल पूरा हो जाता है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश की वेवलेंथ से छोटे साइज़ की पल्स नहीं बनाई जा सकती। अब हम थोड़ा एटम के बारे में जान लेते हैं। हम सब ये तो जानते ही हैं कि हमारे आसपास की सभी चीज़ें एटम से मिलकर बनी हैं, और अभी तक सभी वैज्ञानिकों का मानना है कि एटम एक ऐसी संरचना है जिसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज वाला एक नाभिक या न्यूक्लियस होता है, और इसके चारों तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स फिक्स घेरों में बने रहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन तब तक अपना घेरा या कक्षा नहीं छोड़ते जब तक इन्हें बाहर से कोई एनर्जी या इलेक्ट्रिक पुश नहीं मिलता। वहीं बाहर का कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज कर इन घेरों में वापस भी आ सकता है। सामान्य रूप से इलेक्ट्रॉन द्वारा एनर्जी को पाना या छोड़ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से संभव होता है। सन 1987 में
एन.ए. ल्यूलियर और उनके वैज्ञानिक साथियों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक इंफ्रारेड लेज़र बीम को नियॉन गैस से होकर निकाला और ऑब्जर्व किया कि जब इंफ्रारेड लेज़र लाइट गैस में प्रवेश करती है तो प्रकाश की इलेक्ट्रिक फील्ड एटम के इलेक्ट्रॉन्स को प्रभावित करती है, और एम्पलीट्यूड के पास जहां प्रकाश की इलेक्ट्रिक फील्ड अधिकतम होने लगती है, इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी या पुश मिल जाता है कि वो अपने घेरे या कक्षा को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगती है या अपनी दिशा बदलने लगती है, ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को प्रकाशीय तरंगों के रूप में छोड़कर फिर से अपनी कक्षा में लौट आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स द्वारा ये एनर्जी इंफ्रारेड लाइट की वेवलेंथ के एक छोटे से हिस्से में ही रिलीज कर दी जाती है, जिसके कारण इससे बनने वाली प्रकाश तरंगों की एनर्जी इंफ्रारेड लाइट की एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसी वजह से इन प्रकाश तरंगों की वेवलेंथ और टाइम ड्यूरेशन काफ़ी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन से निकले इन नए प्रकाशीय तरंगों की वेवलेंथ का इंफ्रारेड लाइट की वेवलेंथ के साथ सीधा सीधा संबंध होने के कारण इन्हें ओरिजिनल वेव्स के ओवरटोन्स के नाम से भी जाना जाता है। एन.ए. ल्यूलियर के इस एक्सपेरिमेंट से एक ऐसे तरीके की खोज हुई जिससे एटोसेकेंड्स की टाइम ड्यूरेशन के कई सारे ओवरटोन्स मिले। ये ओवरटोन्स अलग अलग वेवलेंथ के थे और संख्या में कई सारे। सही परिस्थितियों में ओवरटोन्स के मेल खाने पर अल्ट्रावायलेट लाइट के पल्स की एक श्रृंखला या सीरीज बन जाती है, जहां हर एक पल्स कुछ 100 एटोसेकेंड्स की होती है। वैज्ञानिकों ने इसको सैद्धांतिक तौर पर 1990 के दशक में ही समझ लिया था, लेकिन वास्तव में इसकी सफल पहचान और परीक्षण 2001 में हो पाई, जब पियरे अगस्तोनी और उनके रिसर्च ग्रुप ने एटोसेकेंड लाइट पल्सेस की एक ऐसी श्रृंखला बनाने में सफलता पाई जैसे मानो ट्रेन एक श्रृंखला या सीरीज हो और एटोसेकेंड लाइट पल्सेस इसमें लगे डिब्बे। इसके लिए उन्होंने लेज़र लाइट को 2 भागों में बांट दिया। पहले आधे भाग से एटोसेकेंड लाइट पल्सेस बनाई, जो बाद में चलकर लेज़र लाइट के दूसरे आधे भाग से जाकर मिल जाती है। इस तकनीक से पियरे अगस्तोनी और उनके रिसर्च ग्रुप ने एटोसेकेंड लाइट पल्सेस के टाइम ड्यूरेशन की जानकारी प्राप्त की, जो लगभग 250 एटोसेकेंड थी। उसी दौरान फ्रैंक क्राउज एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे थे जिसे एक एटोसेकेंड लाइट पल्स को बाकी दूसरी पल्सेस से अलग किया जा सके, बिल्कुल उसी तरह जैसे ट्रेन के किसी एक डिब्बे को ट्रेन से अलग करना हो। ये लोग 650 एटोसेकेंड की एक लाइट पल्स को अलग करने में सफल भी हुए, और इसका उपयोग एटम से इलेक्ट्रॉन्स को अलग करने की प्रक्रिया में किया गया। इन सब प्रयोगों से एक बात तो पता चली कि एटोसेकेंड लाइट पल्सेस को न सिर्फ ऑब्जर्व और मेजर किया जा सकता है, बल्कि इनका उपयोग और भी कई नए प्रयोगों में किया जा सकता है। अभी तक एक बात तो साफ है कि हम इन एटोसेकेंड पल्सेस की मदद से एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट का आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन्स को किसी एटम से अलग करना हो या ये जानना हो कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स 2 एटम्स के बीच रहकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, या मॉलिक्यूल्स में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को भी आसानी से पहचाना जा सकता है। इससे जहां एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में अलग अलग आविष्कार संभव हैं, वहीं हम कंप्यूटर्स के इनपुट और सर्किट को लाइट पल्सेस से कंट्रोल करके इसकी स्पीड को लाखों गुना बढ़ा सकते हैं, जिससे आने वाले समय में न केवल कंप्यूटर्स काफ़ी पावरफुल होंगे, बल्कि कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कई और तकनीकों में भी काफ़ी सहयोग मिल सकता है। जीवित प्राणियों के सेल्स और मॉलिक्यूल्स में होने वाले परिवर्तनों की पहचान भी इस तकनीक से की जा सकती है, और वो भी काफ़ी कम समय में, जिससे किसी के शरीर में बीमारियों को उनके लक्षण दिखने से पहले ही पहचाना जा सकता है, या काफ़ी अर्ली स्टेज में पहचान कर उन्हें ख़त्म भी किया जा सकता है। इस तकनीक से बीमारियों की पहचान से लेकर उनके उपचार तक मेडिकल फील्ड में काफ़ी विकास देखने को मिल सकता है। एटोसेकेंड लाइट पल्सेस बनाने के तरीकों की खोज हो चुकी है, और दुनिया का सबसे प्रेस्टीजियस मेडल भी वैज्ञानिकों को दिया जा चुका है।
अब उम्मीद है कि रोशनी के इस छोटे से टुकड़े से हम दुनिया का वो कोना भी देख सकते हैं जो अभी तक हम सब के लिए बिल्कुल अनजान है। और हम ये आशा करते हैं कि ये खोज हमारे लिए ऐसे रास्ते खोलेगी जो मानवता के लिए उम्मीदों से भरी होगी।